वंदे मातरम। इसके पहले अगर हम देखें तो हमने बताया है आपको इंटरनेशनल थियरी में क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम देखेंगे एक स्टेप और, चूँकि हम जानते हैं कि जब कोई भी सिद्धांत का जब प्रतिपादन होता है तो वो उसके कुछ अपने कुछ इन्वायरमेंट होते थे, ठीक है। उस इन्वायरमेंट के अंदर वो होता है, कुछ एजम्पशंस होते हैं और अपनी परिस्थितियों के आधार पे वो लोग क्या करते हैं, अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, ठीक है। अब उसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो क्लासिकल की थियरी डेवलप हुई थी कि उनका परिवेश कैसा था, वहाँ पे देखिए जो भी लागत है उन्होंने केवल श्रम लागत के बारे में बताया है, सभी लागतों को। क्यों? क्योंकि श्रम ही वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट था। आप देखिए वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वहाँ का एक टेरेन ऐसा है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे आपको व्यापार करना ही होगा। पोलर रीजन है, वहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे व्यापार होता था किसकी, बहुत सारी। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री देखें तो सारी उसी से भरी है। दक्कन से सारा मसाले वगैरह जाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने बता, वो हमारा वो नहीं है, लेकिन इसी यही कारण था कि वहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तब इसमें अगर हम देखें तो वो अपने परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उन्होंने केवल श्रम लागत को ही शामिल किया, ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट था। पूंजी थी ही नहीं सर उस समय, कोई मशीन वैसा था ही नहीं। बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब ब्रिटेन में आया उसके बाद से देखा गया है, ठीक है। चलिए, अब अगर देखें तो फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड था उसमें कई सारी कमियां थी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में, जो इन्होंने जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत में। सबसे पहली कमी क्या थी कि उसमें कांस्टेंट कास्ट कंडीशन था। दूसरी बात कि जो श्रम की स्थिति थी वो सभी में सेम थी, मतलब कि जो श्रम की कुशलता है वो हर व्यक्ति के लिए सेम है। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देयर हैव मेनी रीजन विच इन्वॉल्व, ठीक है। तो अब उन्हीं चीज़ों का जो खंडन हुआ वो न्यू क्लासिकल करते हैं और फिर वहाँ से क्या होता है, हैबरलर और मार्शल उभर के आते हैं और जिन्होंने न्यू क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए, अब हैबरलर और मार्शल ने इन्हीं सारी कमियों को देख के, चूँकि इनके समय परिस्थितियाँ बदल गई थी। न्यू देखिए नौ क्लासिकल के वो प्रणेता हैं, आप जानते हैं मार्शल, तो ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स दिया उन्होंने। तो सबसे पहले जब हैबरलर आते हैं ना तो बहुत बड़ी क्रांति आती है, रिवोल्यूशन आता है ये, और इन्होंने जियोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया इंटरनेशनल ट्रेड में। बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे पैराग्राफ को हम केवल एक वीडियो में हम एक जियोमेट्री में समझा सकते हैं, तो वही इनका कार्य है। और फिर इन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कास्ट का सिद्ध, देखिए दो चीज़ें हैं, हैबरलर ने इंट्रोड्यूस किया अपॉर्चुनिटी कास्ट, मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया प्रस्ताव वक्र। और जो प्रस्ताव वक्र अर्थात जिसे हम बोलते हैं ऑफर कर्व, और उसको जो अपॉर्चुनिटी कास्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो मार्शल ने प्रस्ताव वक्र दिया वो कहीं अलग से नहीं आया था, वो प्रतिपूरक मांग के आधार पे था। जो जेएस मिल ने प्रतिपूरक मांग दिया, रेसिप्रोकल डिमांड, इसके बारे में हमने समझाया है, तो उसी के आधार पे बना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। बस वही है, आप वही सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रतिष्ठित विचारधारा में श्रम लागत को केवल माना जाता है। फिर पूर्ण विशिष्टीकरण की बात कही गई, क्यों कही गई, क्योंकि स्थिर लागत की दशा है और वर्तमान में तीनों दशाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि इंक्रीजिंग कास्ट होती है, डिक्रीजिंग कास्ट होती है और कांस्टेंट कास्ट, ठीक है, होती है। तीन प्रकार की स्थिति होती है, तीन प्रकार की दशा लागू होती है उत्पादन पे, ठीक है। अब चूंकि हैबरलर अब वही सारी चीज़ें दिखा है और फिर हैबरलर ने बताया कि अपूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति में भी क्या हो सकता है, व्यापार हो सकता है, ठीक है। चलिए, हैबरलर का सिद्धांत, हैबरलर ने जो औरत है, अब पहली बात ये समझ लें आप कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कास्ट, अवसर लागत क्या है। तो अब अवसर लागत को अगर हम एक शब्द में अगर हम व्यक्त करें, ठीक है, मतलब एक लाइन में, तो अवसर अर्थात अपॉर्चुनिटी कास्ट इज इक्वल टू होता ये है कि सेकेंड बेस्ट सेक्रीफाइस, सेकेंड बेस्ट सेक्रीफाइस, मतलब जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ है उसका त्याग ही अवसर लागत है। सबसे सिंपल है, एक लाइन में। अभी और सारी जो डेफिनेशन के फॉर्म में इसमें लिखा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सर, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, फिर आपको इसमें मिल जाएगा, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र के हिसाब से आपने देख सकते हैं आप इसको। और फिर वही सारी चीज़ें इसमें दिखा है कि अवसर लागत का अभिप्राय क्या है, हमने बताया है। फिर अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र से क्या संबंधित है, अभी हम बता रहे हैं। तो वक्रों का स्वरूप कैसा होगा, फिर विशिष्टीकरण का निर्धारण, व्यापार चक्र किस पर, देखिए। अब अवसर लागत का अर्थ है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखा गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा और सारी चीज़ें। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या हो, पहली बात तो आप पीपीसी देख लें कि पीपीसी कैसे होगा। अब
अवसर लागत को हम कैसे हम दिखा सकते हैं, किस पे, पीपीसी पे अर्थात प्रोजेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, वो हम यहाँ से देख ले रहे हैं। सबसे पहले ये ऐसे पीपीसी होता है नॉर्मल अधिकतर हम जो देखते हैं वो ऐसे होता है। यहाँ पे मान लीजिए वाई हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पे और दूसरा दैट इज ओके। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्स वस्तु है तो ये x1, यहाँ पे हम x2, y वस्तु है y1 और y2, ठीक है। इंट्रोड्यूस अब हम यहाँ से दिखाते हैं। अगर मान लीजिए सेक्रीफाइस सेकेंड बेस्ट सेक्रीफाइस, अब यक्स को पाने के लिए कितना वाई का त्याग होगा, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, तो यक्स को पाने के लिए कितना वाई का त्याग होगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यक्स कोई जो उपभोक्ता ए है वो यक्स को इतना बनाना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए यक्स को पूरा बनाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वाई को पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब कि वाई को एक भी नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे कि जब यक्स पूरा बनाएगा तो उसको वाई बनाने के लिए नहीं मिलेगा साधन, क्योंकि संसाधन सीमित है, दैट इज अ एजम्पशन, संसाधन सीमित है। तो आप या तो यक्स बना सकते हैं या तो वाई बना सकते हैं। तो अगर पूरा वाई बनाएंगे देन यू विल नेवर, यू हैव अ नेवर चांस टू मेक एक्स अगैन, अर्थात आप यक्स को दोबारा बना नहीं सकते हैं। तो पूरा वाई बना रहे हैं तो पूरा एक्स क्या करना, सेक्रीफाइस हो रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वाई आल्सो। तो यहाँ पे जितना यक्स का त्याग होगा ना, मतलब कि जितना यक्स का आप त्याग करेंगे उतना वाई आपको मिलेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लीजिए वाई आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स वस्तु है ना, वर्टिकल एक्सिस पे यक्स वस्तु है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वाई वस्तु है। तो आप जैसे मान लीजिए आप वाई से y1 टू y2 पे जाना चाहते हैं, मतलब इतना एक्स्ट्रा वाई बनाना चाहते हैं, तो आपको इतना एक्स्ट्रा एक्स का सेक्रीफाइस करना होगा, मतलब कम उत्पादन करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, आपको उत्पादन नहीं कर सकते इसका, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए अवसर लागत के रूप में देखिए कैसे होगा। अब जो 20 यहाँ पे देखिए एक देश ए है और यहाँ पे दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, और जो संसाधन सीमित है दैट इज एजम्पशन। अब यहाँ पे देखिए या तो कोई देश ए, जो देश ए है, या तो 20 एक्स बना सकता है उन्हीं संसाधनों में, या 20 वाई, ठीक है। तो अगर 20 एक्स बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि 20 वाई का सेक्रीफाइस करेगा, एंड दैट सेक्रीफाइस दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर देश बी है वो 4 एक्स बना रहा है और मतलब उन्हीं संसाधनों में, और वाई जो 16 मात्रा बना रहा है, लेकिन अगर एक यक्स बनाने मतलब 4 यक्स बनाने के लिए 16 वाई का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो अर्थात 4 एक्स का जो सेक्रीफाइस है 16 वाई, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर यक्स। चलिए अब उत्पादन संभावना हमने बताया है, उत्पादन संभावना वक्त को कैसे दिखाएंगे उन्हीं सारी चीज़ों को। और जैसे कि मान लीजिए अगर 20 यक्स का एग्जांपल है, अगर 20 यक्स का सेक्रीफाइस है वाई 20 वाई, तो एक यक्स का सेक्रीफाइस होगा 1 वाई, सिंपल है। बस उन्हीं सारी चीज़ों को इसमें लिखा गया है। आप इसका हमें उम्मीद है कि आपने इस सब का स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है, आप ज़रूर लें। अगर जब ले लेंगे तो फिर बढ़िया रहेगा। आगे हम बहुत सारी अभी इसके विशिष्टीकरण देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। आज के लिए बस इतना। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक शेयर वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।